Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I'm going to teach you about modulation and its necessity. देखिए, modulation and its necessity. A message signal in general is not a single frequency sinusoidal, but it is spread over a range of frequency called a signal band width. अब कोई भी जो मैसेज सिग्नल है जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो तक बात कर रहे थे वो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का सिग्नल नहीं होता. बेसिकली वो क्या होता है, एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं. मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम बोलते हैं सिग्नल बैंड width, right? So suppose we wish to transmit an electronic signal in the audio frequency range, say 20 Hz to 20 kHz range over a long distance, we need to consider the following factors. अब बात क्या बोली गई है यहाँ पर कि सपोज अगर हमने कोई ऑडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज में सपोज 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक का कोई सिग्नल ट्रांसमिट कराना है लॉन्ग डिस्टेंस तक, तो हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. फर्स्ट इज द साइज ऑफ एंटीना, सेकेंड इज द इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना एंड द थर्ड इज अवॉइडिंग मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम द डिफरेंट ट्रांसमिटर्स. अब इन तीनों फैक्टर्स को हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि अगर मुझे कोई ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज का यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की रेंज का कोई सिग्नल ट्रांसमिट करवाना है तो सबसे पहला फैक्टर दैट इज द साइज ऑफ एंटीना का हम जो ध्यान रखेंगे वो कैसे रखेंगे. देखिए, एंटीना इज नीडेड फॉर बोथ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है एक एंड एक रिसीविंग एंटीना होता है. तो जो एंटीना है वो हमें दोनों चीज़ों के लिए चाहिए, ट्रांसमिट करने के लिए भी एंड रिसीव करने के लिए भी किसी भी सिग्नल को. So antenna should have a size comparable to the wavelength of a signal. अब एंटीना की अगर साइज की बात की जाए तो एंटीना की साइज जो होना चाहिए वो कंपेरेबल होना चाहिए टू द वेवलेंथ ऑफ अ सिग्नल. एंड वेवलेंथ का यहाँ पर क्या सिंबल रहता है हमारे पास, लैम्डा. मतलब हमारे पास जो एंटीना का हाइट है, एंटीना का साइज है, दैट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा और एट लीस्ट इट शुड बी लैम्डा बाय 4, where lambda is the wavelength of a signal so that the antenna properly senses the time variation of the signal. अब इस हाइट की रिक्वायरमेंट क्यों है, ताकि जो हमारा एंटीना है वो सेंस कर सके प्रॉपर टाइम वेरिएशन ऑफ द सिग्नल को. सिग्नल कैसा होता है बेसिकली, ऑल्टरनेटिंग सिग्नल. ऐसा अगर मैं बात करूं तो ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो ये किस टाइम पर कहां पर है इसको प्रॉपरली सेंस करने के लिए हमें जो एंटीना की हाइट है उसका एक प्रॉपर पैरामीटर सेट करना पड़ता है दैट इट शुड बी एटलीस्ट लैम्डा बाय 4. एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज फॉर एन EM वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी, अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें 15 किलो हर्ट्ज, अगर मैंने यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ली है 15 किलो हर्ट्ज, दैट इज अ लो फ्रिक्वेंसी जो कि मैंने किस रेंज में से ली है, जो मैंने अभी आपको बताई थी, दैट इज दिस 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. तो इस रेंज के बीच का मैंने एक सिग्नल उठाया दैट इज ऑफ 15 किलो हर्ट्ज. एंड उससे अगर मैंने कैलकुलेशन करके देखी तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आई, लैम्डा इज इक्वल्स टू सी बाय न्यू. सी इज 3 into 10 raised to the power 8 meters per second, that is the speed of light, and frequency is 15 kilohertz, that is 15 into 10 raised to the power 3. एंड जब मैंने कैलकुलेशन करी तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 20,000 मीटर्स. एंड हमें पता है दैट जो लेंथ ऑफ द एंटीना होता है दैट इज लैम्डा बाय 4, दैट इज 20,000 बाय 4 विच इज 5,000 मीटर्स. इट इज 5,000 मीटर्स. तो अब देखिए इतना बड़े हाइट का एंटीना, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट? नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट. तो यहां से हमें क्या पता चला, दैट इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डिजाइन एन एंटीना ऑफ एन हाइट ऑफ 5,000 मीटर्स. So the transmission frequency should be raised in such a way that the length of the antenna is within 100 meters which is feasible for the practical purposes. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ट्रांसमिट करवा रहे हैं तो उसकी वजह से जो हमें एंटीना की हाइट है उसको बहुत बढ़ाना पड़ेगा which is not practically possible. तो हमने इसका क्या वे आउट निकाला कि इसका अगर हम
फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दें, यानी कि जो हमारे पास मैसेज सिग्नल था उसको सुपर इम्पोज करा दें ऑन अ कैरियर वेव सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी, तो हमारे पास क्या होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स रिड्यूस हो जाएंगी। एंड एक बार दिया गया दैट इज कि एंटीना की जो हाइट है वो लेस देन 100 मीटर होनी चाहिए। एंड अगर हम एक एग्जांपल लें, दैट इज अगर हम फ्रीक्वेंसी को लें कि 1 मेगाहर्ट्ज इज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, एंड अगर हम इससे कैलकुलेशंस करें तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 300 मीटर, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारे पास एंटीना लेंथ आ रही है दैट इज 75 मीटर विच इज लेस देन 100 मीटर। सो इससे हमें क्या पता चला कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो हमारी लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होगी एंड कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारी एंटीना की हाइट होगी वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। Next is this shows that there is a need for converting low frequency baseband signal into a high frequency before transmission। तो यहां से हमें पता चला कि जरूरत है कन्वर्ट करने की लो फ्रीक्वेंसी बेसबैंड सिग्नल को टू अ हाई फ्रीक्वेंसी बेसबैंड सिग्नल बिफोर ट्रांसमिशन, उसको ट्रांसमिट करने से पहले, राइट। सो यहां से हमें एक कॉज पता चल गया कि हमें मॉड्यूलेशन क्यों करनी चाहिए, बिकॉज हम एंटीना की हाइट को इतना बड़ा नहीं बना सकते। मूविंग ऑन टू द सेकेंड फैक्टर दैट इज इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना। देखिए, theoretical studies reveal that if L is the linear length of an antenna, then power is directly proportional to L by lambda whole का square। यहाँ से हमें क्या पता चला, theoretical study से पता चला कि जो पावर होती है it is inversely proportional to lambda। एंड अगर हम लो फ्रीक्वेंसी की ही बात करें, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की ही बात करें, तो उसके केस में लैम्डा बहुत ज़्यादा आया था एंड उसके केस में पावर बहुत कम आई थी, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड हेयर। हमें क्या चाहिए कि फॉर गुड ट्रांसमिशन पावर क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। फॉर गुड ट्रांसमिशन पावर हाई होनी चाहिए, लैम्डा कम होना चाहिए, एंड इसीलिए हमने क्या बोला कि मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट है, right? So hence for good transmission high power and hence small wavelength and high frequency waves are required. So thus this factor also points out the need of using high frequency transmission। इस पॉइंट से भी हमें क्या पता चला कि मॉड्यूलेशन की जरूरत है, हमें कन्वर्ट करना चाहिए लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को टू अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल बिफोर ट्रांसमिटिंग इट। नेक्स्ट फैक्टर इज mixing of signals from different transmitters। This is the last factor। देखिए, when many transmitters are transmitting baseband information signals simultaneously, they all get mixed up, right? So there is no way to distinguish between them। Possible solution, अब इसका solution क्या है? Possible solution is communication at high frequency and allotting a band of frequencies for each transmitter so that there is no mixing। इसका सोल्यूशन क्या निकाला उसने कि पॉसिबल सोल्यूशन क्या है कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए एट अ हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब हमें करनी चाहिए मॉड्यूलेशन एंड अलॉट कर देना चाहिए एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हर एक ट्रांसमीटर को, सो दैट देयर इज नो मिक्सिंग को अवॉइड करने के लिए। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग डन फॉर द डिफरेंट रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्ट स्टेशंस। बेसिकली अगर हम एक चैनल लगाते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हमने स्टार प्लस लगाया तो सोनी आना शुरू हो जाएगा, नहीं। अगर हम स्टार प्लस देख रहे हैं तो स्टार प्लस ही आएगा। ऐसा भी नहीं है कि अगर हम टीवी देख रहे हैं और टीवी में रेडियो बजना शुरू हो जाएगा, नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि मिक्सिंग पॉसिबल नहीं होती, पर्टिकुलरली एक बैंडविड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी अलॉट होता है हर एक कम्युनिकेशन सिस्टम को। मूविंग फॉरवर्ड, देखिए, सो ऑल द थ्री फैक्टर्स explained suggest that there is a need for transmission at high frequency। अब जितने भी हमने तीनों फैक्टर डिस्कस किए उनसे हमें क्या पता चला कि ज़रूरत है कि ट्रांसमिशन हो हाई फ्रीक्वेंसी पे, एंड दिस इज अचीव्ड बाय मॉड्यूलेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये अचीव किसके थ्रू होती है? इट इज अचीव्ड थ्रू मॉड्यूलेशन। मूविंग फॉरवर्ड, मॉड्यूलेशन क्या होता है? इट इज अ फिनोमिना ऑफ सुपरइम्पोजिंग, ध्यान दीजिएगा, इट इज अ फिनोमिना ऑफ सुपरइम्पोजिंग द लो ऑडियो फ्रीक्वेंसी बेसबैंड मैसेज। जो सिग्नल हमने एग्जैक्टली ट्रांसमिट करवाना है उसके ऊपर सुपरपोजिशन होती है किसकी?
एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव की, जिसको हम बोलते हैं कैरियर वेव। देखिए, इट इज अ फिनोमिना ऑफ सुपर इम्पोजिंग द लो ऑडियो फ्रीक्वेंसी बेस बैंड मैसेज और इंफॉर्मेशन सिग्नल विच इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये टर्म्स आप याद कर लीजिए, जो सिग्नल हमने ट्रांसमिट करवाना है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एंड इसके ऊपर जो हम इम्पोज करवाते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वेव, उसको हम बोलते हैं carrier wave. It is referred to as carrier wave, and the resultant wave is called the modulated wave which is transmitted. And इसकी सुपरपोजिशन के बाद जो हमें वेव मिलती है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटेड वेव, एंड उसी वेव को हम आगे ट्रांसमिट कराते हैं थ्रू अ ट्रांसमिटर, एंड इट इज रिसीव्ड एट अ रिसीवर एंड देयर डीमॉड्यूलेशन अकर्स। मूविंग फॉरवर्ड, देखिए टाइप्स ऑफ कैरियर वेव्स। अब कैरियर वेव्स कितने टाइप की होंगी? दो टाइप्स की होंगी, जो कॉन्टिन्यूसली वेरिंग है एंड द अदर इज पल्स टाइप, राइट। Carrier waves is of two types. First is continuous, that is sinusoidal, and the second is pulse shape. Basically आप इसको समझ सकते हैं analog type and this is digital type. इसमें important terms जो आपको ध्यान देनी है, देखिए ये basically continuously time varying है अगर, तो जो ये distance होता है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। दिस इज रेफर्ड टू एज एम्पलीट्यूड, एंड टाइम पीरियड क्या होता है बेसिकली, जहां पर एक वेव कंप्लीट होती है, दिस इज नोन एज टाइम पीरियड। एंड ये हमारे पास रिलेशन होता है, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, वे टी इज द टाइम पीरियड। एंड अगर मुझे लीनियर फ्रीक्वेंसीज के बेसिस में इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई म्यू, राइट। अब आ जाइए इस टाइप की वेव पे, दैट इज द पल्स शेप। पल्स शेप में आपको जिन टर्म्स का ध्यान रखना होता है, दैट इज पल्स राइज। पल्स राइज इज दिस पॉइंट, बेसिकली यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से राइज होना शुरू हो गया ग्राफ या कर्व या वेव, यहाँ पर जो ये डिस्टेंस कवर करती है दिस इज नोन एज पल्स ड्यूरेशन और दिस इज नोन एज पल्स विड्थ। क्या बोलते हैं इसको, पल्स ड्यूरेशन और पल्स विड्थ। एंड दिस पॉइंट इज रेफर्ड टू एज पल्स फॉल, जहां पर हमारे पास पल्स फॉल होती है, एंड दिस इज नोन एज पल्स एम्पलीट्यूड। मतलब अगर ये यहाँ पर किसी हाइट पर है, इसको हम एम्पलीट्यूड दें 5 वोल्ट, अगर ये वोल्टेज का सिग्नल है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, पल्स एम्पलीट्यूड क्या है 1, बिकॉज डिजिटली पल्सेस के बेसिस पे हमारे पास क्या होता है, ओनली लो और हाई। डिजिटल सिग्नल्स के केस में दो ही केसेस पॉसिबल होते हैं, लो या फिर हाई। नेक्स्ट इज साइनोसोडल वेव मॉड्यूलेशन। साइनोसोडल वेव मॉड्यूलेशन क्या होता है, अ साइनोसोडल कैरियर वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। देखिए ये हमारे पास वेव इक्वेशन रहती है फॉर अ साइनोसोडल कैरियर वेव। इसके केस में हमारे पास जो CT है वो क्या है, CT इज द सिग्नल स्ट्रेंथ। CT इज व्हाट, सिग्नल स्ट्रेंथ। वोल्टेज भी हो सकता है ये, या फिर ये करंट भी हो सकता है। AC यहाँ पर क्या रहता है, AC इज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ कैरियर वेव। AC इज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ कैरियर वेव। अब ये जो टर्म्स हैं दैट इज CT, AC, ओमेगा, फाई, इन सबको आप ध्यान से देखिए, बिकॉज जब आगे हम डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, तो उसमें इन टर्म्स का बहुत यूज होगा। सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, दिस CT इज नोन एज द सिग्नल स्ट्रेंथ विच कैन बी वोल्टेज और करंट सिग्नल स्ट्रेंथ, and AC is known as the amplitude of a carrier wave. Next is omega C. This is omega C. This is basically what, 2 pi mu C. Omega C is 2 pi into linear frequency of carrier wave and it is what, angular frequency. यहाँ पर जो ये term रहती है this is linear frequency and this is basically what, angular frequency of the carrier wave. यहां पर जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है C, it represent the carrier wave. Next is phi. Phi is the initial phase of a carrier wave. Phi यहां पर क्या रहता है, initial phase रहता है of the carrier wave. Moving forward, देखिए अब हमने डिस्कस करना है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के केस में हम साइनोसोडल वेव लेकर चल रहे हैं, साइनोसोडल कैरियर वेव लेकर चल रहे हैं, एंड उसकी इक्वेशन आई ये।
अब इस इक्वेशन में अगर हम AC को, ओमेगा C को या फाई को, इन तीनों में से किसी को भी वेरी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वैल्यूज, तो हमें डिफरेंट टाइप्स की मॉड्यूलेशन मिलती है. सी, during the process of modulation, any one of the three parameters, that is AC, omega C and phi of a carrier wave is varied in accordance with the information or message signal. इन तीनों में से किसी भी फैक्टर को अगर हम वेरी कर दें with respect to the information or message signal, this is known as modulation process. This is known as modulation process, which is the modulating baseband audio frequency signal MT. अब यहाँ पर हमने मॉड्यूलेशन करी किसकी है? MT की, जो कि क्या है? मॉड्यूलेटिंग बेसबैंड सिग्नल. मॉड्यूलेटिंग बेसबैंड सिग्नल, इस सिग्नल के ऊपर हमने सुपर इम्पोज करवाना है कैरियर वेव के सिग्नल को एंड हमें मिल जाएगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल. राइट, मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन. 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन पॉसिबल है हमारे पास. फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड द थर्ड इज फेज मॉड्यूलेशन. आज की वीडियो में हम इनकी डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टीचिंग यू इन डिटेल अबाउट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, जब भी हमारे पास कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मैं बोलती हूँ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुई है. जब भी मेरे पास कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, आई विल से दैट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हैज अकर्ड. एंड सिमिलरली अगर कैरियर वेव का फेज चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो आई विल बी सेइंग दैट फेज मॉड्यूलेशन हैज अकर्ड. इन तीनों को देखते हैं हम इन डिटेल. देखिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ कैरियर वेव इज वेरिड इन अकॉर्डेंस विद द इंफॉर्मेशन सिग्नल. डायग्राम देखते हैं. दिस वाज आवर मैसेज सिग्नल, साइनोसोडल मैसेज सिग्नल दैट इज वेरिंग विद टाइम. इसका एम्पलीट्यूड है AM. यहां पर बनाया गया है एक कैरियर सिग्नल. कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है AC. कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है? AC. अब इस मैसेज सिग्नल पर इस कैरियर सिग्नल को सुपर इम्पोज करवाया गया है एंड हमारे पास फाइनली ये बना है विच इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. एंड इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है दैट इज इक्वल्स टू AM प्लस AC. दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड प्लस द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव. आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास सिग्नल बन रहा है, इसके बाहर एक इन्वेलप बना हुआ है लाइक दिस, जिसके बीच में सारे सिग्नल्स हैं. बेसिकली दिस इज नोन एज इन्वेलप ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. यहां पर हम देख सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ही मिनिमम है. आप देख सकते हैं ना, इफ दिस इज द जीरो लाइन, तो कहीं पर एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है एंड कहीं पर बहुत कम है, लाइक दिस. सो दिस इज हियर रिप्रेजेंटेड बाय मिनिमम एम्पलीट्यूड. एंड अगर मैं यहाँ की बात करूँ एंड यहाँ की बात करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है. तो इस केस में वेरी क्या कर रहा है? हमारा एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव इज वेरिड इन अकॉर्डेंस विद द इंफॉर्मेशन सिग्नल. अब जो ये कैरियर वेव का सिग्नल होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी एंड वी गेट अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव. आप देख सकते हैं यहाँ का जो मैसेज सिग्नल था उसकी फ्रीक्वेंसी एंड जो यहाँ पर हमें सिग्नल मिला है उसकी फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी हाई है? यहाँ पर बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी कम है, फिर हाई है, फिर कम है, लाइक दिस. तो फ्रीक्वेंसी इज वेरिंग, फ्रीक्वेंसी इज गेटिंग मॉड्यूलेटेड. सो बेसिकली दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज नोन एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. मूविंग नेक्स्ट, phase modulation. What is phase modulation? The phase of the carrier wave is varied in accordance with the information signal. ये जो information signal है, now this is an information signal. दिस इज अ कैरियर वेव. इस कैरियर वेव के फेज को चेंज किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू दिस कैरियर सिग्नल एंड व्हाट वी गेट इज द फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल. दिस इज बेसिकली व्हाट? अ फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल. अब ये हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास कैरियर वेव कैसी है? साइनोसोडल है. बट अगर हमारे पास पल्स फॉर्म की वेव हो तो उस टाइम पर हमारे पास कैसी मॉड्यूलेशन होगी?
देखिए पल्स वेव मॉड्यूलेशन, पल्स वेव मॉड्यूलेशन क्या है? द सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हेयर आर पल्स एम्पलीट्यूड, पल्स ड्यूरेशन और पल्स विड्थ एंड पल्स पोजीशन। हमें अगर पल्स के बेसिस में समझना है तो उसमें ये सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। मैंने अभी आपको पढ़ाया था, बेसिकली अगर इट वाज अ पल्स तो हमारे पास जो पल्स विड्थ होती थी वो क्या होती थी? दिस डिस्टेंस। This distance is known as pulse width or pulse duration. This was pulse rising and this was pulse falling. And अगर हम बात करें pulse position की तो वो हम कैसे बता सकते हैं कि pulse fall कहाँ कर रही है या pulse rise कहाँ कर रही है, right? And pulse duration हम pulse width से बता सकते हैं and इसको हम एक और term से बोलते हैं, that is pulse width. पल्स विड्थ एंड पल्स ड्यूरेशन आर द सेम टर्म्स। एंड अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं, दिस डिस्टेंस फ्रॉम द जीरो लाइन इज नोन एज द पल्स हाइट और यू कैन से द पल्स एम्पलीट्यूड। सो हेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्स मॉड्यूलेशंस आर। अब डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स हमारे पास किस टाइप की पल्स मॉड्यूलेशंस होती हैं। फर्स्ट इज पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अगर एम्पलीट्यूड में चेंज आए तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलेंगे, पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड द नेक्स्ट इज पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। सो दीज थ्री टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशंस आर पॉसिबल इन द केस ऑफ पल्सेस। एंड इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अबाउट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज IVIS।